नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप सबको गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, हमने कल इस क्लास में पढ़ा था बुद्धि मापन के बारे में। बुद्धि का मापन क्या है, बुद्धि मापन किस प्रकार से किया जाता है, कौन से सबसे पहले मनोवैज्ञानिक आए थे। तो दोस्तों, उसके आगे हम आज पढ़ते हैं, आगे चर्चा करते हैं बुद्धि के बारे में। इससे पहले दोस्तों, बुद्धि मापन के बारे में जो हमने पढ़ा था उसके बारे में हमने ये पढ़ा था कि बुद्धि मापन को हम प्रमुख रूप से 3 भागों में विभाजित करते हैं। और 3 भागों में विभाजित करके सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि बुद्धि मापन का सबसे पहले वैज्ञानिक परीक्षण किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों याद रखना, बुद्धि मापन का जो सबसे पहले वैज्ञानिक परीक्षण किया गया था वो बिने के द्वारा किया गया था। एक तो हम लेते हैं वो काल जिसमें बिने ने बुद्धि का मापन किया, यानी बिने का काल, और बिने से जो पहले का है यानी बिने से पूर्व का काल, और एक जो बिने के बाद का है यानी हम यूं कह सकते हैं बिने के बाद का काल। तो दोस्तों एक बार वापस समझिएगा आप, हमने कल क्लास में पढ़ा था बुद्धि मापन। बुद्धि मापन, तो दोस्तों इस बुद्धि मापन से एक प्रश्न, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि बुद्धि मापन में किसका मापन किया जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो दोस्तों कल आपने ये क्लास पूरी देखी होगी और कुछ निष्कर्ष निकाला होगा, लेकिन सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये प्रश्न है, बुद्धि मापन में या बुद्धि परीक्षणों के द्वारा किसका मापन किया जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिएगा, इसके लिए यह है कि बुद्धि मापन में बुद्धि का परीक्षण नहीं किया जाता है या बुद्धि का मापन नहीं किया जाता है। इसमें मानसिक योग्यताओं का, या हम यूं कह सकते हैं मानसिक योग्यताओं और क्षमता का परीक्षण, मानसिक योग्यताओं और क्षमता का परीक्षण या क्षमता का मापन, ये याद रखिएगा। बुद्धि परीक्षण में, या हम यूं कह सकते हैं बुद्धि मापन में दोस्तों जो इसका मापन करते हैं वो मापन कौन सा मापन कहलाता है। मानसिक योग्यता या क्षमता का जो मापन है वो किसका मापन है, बुद्धि मापन है। इस बुद्धि मापन के काल को हम प्रमुख रूप से दोस्तों 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला भाग और दूसरा भाग और तीसरा भाग, यानी बुद्धि मापन कुल कितने चरणों में माना जाता है या हम इनको पढ़ने के लिए कुल कितने भागों में विभक्त करते हैं, 3 भागों में विभक्त करते हैं। जिसमें जो सबसे पहला भाग है उसको हम देते हैं बिने के पूर्व का काल, बिने के या बिने से पूर्व का काल, और जो हम दूसरा देते हैं बिने से पूर्व का काल। इसके बारे में हमने कल पढ़ा था। इस काल में हमने ये पढ़ा था कौन कौन से मनोवैज्ञानिक है। सबसे पहले इस काल में जो बुद्धि के लिए, या हम यूं कह सकते हैं इस काल में बुद्धि का जो आधार था वो आधार शरीर रचना था। इस काल में बुद्धि के जितने भी परीक्षण हुए वो शरीर रचना की दृष्टि से या शरीर रचना की दृष्टि के आधार पर हुए। यदि दोस्तों शरीर रचना के आधार पर यदि हम बुद्धि का मापन, या हम ये तय करें कि जिस व्यक्ति का जिस प्रकार से शरीर है उसके अंदर उसी प्रकार की क्या है, बुद्धि है, तो ये जो काल है ये काल कैसा काल है, अवैज्ञानिक काल है। अतः इसे हम कौन सा काल है नहीं मान सकते, वैज्ञानिक काल नहीं मान सकते। इस कारण इस काल को हम क्या कहते हैं, वैज्ञानिक काल कहते हैं। दोस्तों जो दूसरा काल था वो काल था बिने का काल। हमने इसके बारे में भी पढ़ा था। बिने का काल, जो ये बिने का काल है, ये काल आरंभ होता है सन 1905 से लेकर सन 1911 तक। यानी बिने ने सबसे पहले बुद्धि मापन का कार्य आरंभ कब किया था, सन 1905 में किया था। और अल्फ्रेड बिने की जो मृत्यु हुई थी वो मृत्यु कब हुई थी, सन 1911 में हुई थी। तो दोस्तों ये जो काल है, इस काल में बुद्धि का मापन शरीर रचना के आधार पर नहीं किया गया। इस काल में बुद्धि का मापन मानसिक आयु के आधार पर किया गया। किस आयु के आधार पर, मानसिक आयु के आधार पर किया गया। इस कारण इनकी 3 श्रेणियां विभक्त होती थी, सामान्य, सामान्य से ऊपर और सामान्य से निम्न, या हम यूं भी कह सकते हैं सामान्य, श्रेष्ठ और मंद। इस प्रकार की 3 श्रेणियां विभाजित होती थी। हमने इनके बारे में पढ़ा था। और दोस्तों जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बिने के बाद का काल, बिने के बाद का काल। तो देखिएगा, बिने का जो बाद का काल है इसका हम यह नाम यूं भी दे सकते हैं। ये जो काल है बुद्धि मापन का दोस्तों, इसको हम नाम दे सकते हैं आरंभिक काल। कौन सा काल, आरंभिक काल। और जो बिने वाला काल है इस काल को हम यूं भी कह सकते हैं दोस्तों मध्य काल। कौन सा काल, मध्य काल। और इसको हम यूं भी कह सकते हैं ये जो काल है ये कौन सा काल है, बुद्धि मापन का आधुनिक काल।
तो देखिएगा यहां से यह भी प्रश्न आता है, आरंभिक काल में बुद्धि मापन का आधार क्या था? शरीर रचना। मध्य काल में क्या था? मानसिक आयु। और आधुनिक काल में अब क्या होगा, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों बुद्धि मापन के जो हमने 3 चरण लिए थे, 2 चरण पहले पढ़ चुके हैं, आज हम तीसरे चरण के बारे में चर्चा करेंगे। टेक्निकल टीम अंदर आकर देखे, ये कमेंट नहीं चल रहे हैं। तो दोस्तों आगे पढ़ते हैं हम इनके बारे में। तो देखो, बुद्धि मापन का जो आधुनिक काल है, बुद्धि मापन का आधुनिक काल, आधुनिक काल, इस काल का जो आरंभ होता है दोस्तों, वो होता है 1911 के बाद। 1911 के बाद, या हम यूं कह सकते हैं सन 1911 के बाद में दोस्तों जितने भी बुद्धि के परीक्षण हुए हैं, जितने भी बुद्धि के परीक्षण हुए हैं, वो सभी परीक्षण किस काल में सम्मिलित किए जाते हैं? आधुनिक काल में सम्मिलित किए जाते हैं। इसके बारे में दोस्तों हम यूं भी कह सकते हैं कि बुद्धि मापन में इस काल में का जो प्रमुख आधार था वो बुद्धि लब्धि था। बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि, यानी हम यूं कह सकते हैं बुद्धि लब्धि के आधार पर, बुद्धि लब्धि के आधार पर बुद्धि मापन का कार्य किया गया। बुद्धि मापन का कार्य किया गया। तो देखिएगा दोस्तों, इस काल में जितने भी, यानी हम इस काल में एक नया शब्द आएगा, और वो नया शब्द क्या आएगा? बुद्धि लब्धि। यानी देखिएगा बुद्धि लब्धि पहले आ चुकी है दोस्तों। कल वाली क्लास में मैंने ये बता दिया था कि बुद्धि लब्धि जो संप्रत है, या बुद्धि लब्धि जो सूत्र है आरंभिक, या बुद्धि लब्धि की जो आरंभिक अवधारणा है, उसको सन 1911 में जर्मनी का एक मनोवैज्ञानिक था जिसका नाम था स्टर्न, और उसका एक सहयोगी था जिसका नाम था कोलमान, उन्होंने दिया था। और उसके बाद में दोस्तों देखिएगा बुद्धि लब्धि के बारे में उसके बाद में विस्तार से जिस मनोवैज्ञानिक ने सर्वाधिक चर्चा की और यह बताया था कि जो वास्तविक बुद्धि लब्धि है, उस वास्तविक बुद्धि लब्धि से 3 श्रेणियों में नहीं बल्कि अनेक श्रेणियों में किस प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, इसलिए टर्मन ने बुद्धि लब्धि का एक नया सूत्र दिया था इसमें। तो देखिएगा दोस्तों, इस काल के बारे में हम दूसरा यूं भी लिख सकते हैं कि इस काल का जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक है उनका नाम है प्रोफेसर टर्मेन। प्रोफेसर टर्मन या टर्मेन, इसके बहुत सारे नाम मिलते हैं। तो देखिएगा ये टर्मन जो था वो दोस्तों था कहां का? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। कहां के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। यानी हम यूं कह सकते हैं आधुनिक काल में जिनका सर्वाधिक योगदान है उनका नाम क्या है? टर्मन है। या देखिएगा इस टर्मन ने एक बुद्धि का परीक्षण किया, और यह बुद्धि का परीक्षण किया गया था इन्होंने सन 1916 में। 1916 में उन्होंने ये स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। यानी हम यूं कह सकते हैं स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, एक शिक्षक का कार्य करते थे, प्रोफेसर थे। इस विश्वविद्यालय में टर्मन ने जो बिने वाला बुद्धि परीक्षण था, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, उस बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का संशोधन किया। हम यूं कह सकते हैं जो परीक्षण टर्मन ने किया या टर्मेन ने किया, ये इनका बुद्धि का परीक्षण बिने साइमन बुद्धि के परीक्षण पर आधारित था, और इन्होंने एक नया परीक्षण दिया। और यह नया परीक्षण कब दिया गया? सन 1916 में। और किस विश्वविद्यालय में दिया गया था? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में दिया गया। तो देखिएगा दोस्तों, इसके बारे में हम यूं कह सकते हैं कि जो टर्मन था दोस्तों, या टर्मेन है ये, इनके बारे में हम यूं कह सकते हैं कि इन्होंने बुद्धि का एक नया सूत्र दिया, और उस सूत्र का नाम क्या? बुद्धि लब्धि बराबर, बुद्धि लब्धि बराबर, यानी हम यूं कह सकते हैं IQ बराबर। बुद्धि लब्धि का एक नया सूत्र दिया और कहा कि बुद्धि लब्धि का जो नया सूत्र है वो मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100 है। मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100, वास्तविक आयु इंटू 100। या हम इसको यूं भी कह सकते हैं MA यानी मेंटल एज, CA क्रोनिकल एज इंटू 100। ये जो सूत्र है, ये सूत्र दिया किसके द्वारा गया था? ये सूत्र टर्मन के द्वारा या टर्मेन के द्वारा दिया गया था। टर्मेन के द्वारा दिया गया। और ये कहां के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं। देखिएगा एक विद्यार्थी का कमेंट आ रहा है, अंतरा व्यक्ति का क्या? अंतरा का मतलब होता है अपने आप को समझना।
अंतरा का मतलब, और अंतर का अर्थ होता है दूसरों में विभेद करना। जब दो वस्तुओं में हम विभेद करते हैं तब उसको अंतर कहते हैं। और विभेद करना यानी अपने अंदर क्या है, अगले में क्या है, अपने अंदर क्या है, सामने वाले में क्या है, ये अंतर कहलाता है। तो दूसरों को समझते हैं उसके लिए अंतर शब्द याद यूज करते हैं या प्रयोग में लेते हैं। और अंतरा अपने लिए करते हैं, अपने आप को समझने के लिए अंतरा शब्द, और दूसरों को समझने के लिए अंतर शब्द। ये कल भी बताया था मैंने आपको। तो दोस्तों देखिए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं कि देखिए जो मनोवैज्ञानिक है उस मनोवैज्ञानिक का नाम है टर्मन। इन्होंने, ये कहां के मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। कहां के मनोवैज्ञानिक है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। इन्होंने, हम यूं कह सकते हैं, इन्होंने बुद्धि लब्धि का या आईक्यू का एक नया सूत्र दिया। और आईक्यू का जो नया सूत्र दिया वो दिया MA/CA/100, MA/CA/100। ये एक नया सूत्र दिया था इन्होंने सन 1916 में। सन 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में, किस विश्वविद्यालय में, अमेरिका का विश्वविद्यालय है ये, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। दोस्तों इस बुद्धि परीक्षण के बारे में हमने कल पढ़ा था। तो देखो इसके बारे में हम यूं कह सकते हैं इस परीक्षण के बारे में। तो दोस्तों ये बिने साइमन जो बुद्धि परीक्षण था, ये बुद्धि परीक्षण सबसे पहले आया कब था, ये बुद्धि परीक्षण आया था सन 1905 में। लेकिन इस बुद्धि परीक्षण का पहला संशोधन कब हुआ था, पहला संशोधन हुआ सन 1908 में। और इस परीक्षण का दूसरा संशोधन हुआ था, वो दूसरा संशोधन हुआ था सन 1911 में, सन 1911 में। लेकिन सन 1916 में जो दोनों संशोधन किए गए, वो दोनों संशोधन किसके द्वारा किए गए, दोनों संशोधन बिने द्वारा किए गए। लेकिन अब इसका पुनः संशोधन हो रहा है, और यह संशोधन कर कौन रहा है, टर्मन कर रहा है। कब, सन 1916 में। किस विश्वविद्यालय में, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में परीक्षण का संशोधन किया, इस परीक्षण का वापस क्या किया, संशोधन किया। तो देखिएगा संशोधन किया। सबसे पहले हमारे दोस्तों ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण था उसमें निकाली क्या जाता था, यानी बुद्धि लब्धि निकालते थे या नहीं निकालते थे, उसमें बुद्धि लब्धि नहीं निकालते थे, क्योंकि उस समय बुद्धि लब्धि थी नहीं। तो इसमें केवल 3 श्रेणियों में बालकों को विभाजित किया जाता था। अब इस परीक्षण का वापस संशोधन हो रहा है, और यह संशोधन कर कौन रहा है, टर्मन। और यह कह रहा है कि अब इसी के आधार पर जो बालकों की बुद्धि लब्धि है वो बालकों की बुद्धि लब्धि निकाली जाएगी। इसलिए जो ये संशोधन हुआ, ये संशोधन किया गया, ये संशोधन, इस संशोधन के बारे में हम ये मानते हैं कि यह सबसे सफल संशोधन माना जाता है, यह सबसे सफल संशोधन माना जाता है, सबसे सफल संशोधन माना जाता है, यह सबसे सफल संशोधन माना जाता है। देखिएगा इन्होंने इस का संशोधन करके एक नया जो परीक्षण दिया, इस परीक्षण का जो नाम है, तो दोस्तों ये सबसे पहले बिने स्टैनफोर्ड, यानी आधारित किस पर था, बिने वाले परीक्षण पर था। किया कहां गया था, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। तो इसका नाम दिया गया बिने स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण, बिने स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण, बिने स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण। इसका जो नाम है वो नाम ये है, बुद्धि परीक्षण। तो दोस्तों इस बुद्धि परीक्षण के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, इसके बारे में ये लिख सकते हैं, ये बुद्धि परीक्षण कब दिया गया था, सन 1916 में दिया गया था, सन 1916 में। ये जो बुद्धि परीक्षण था, ये बुद्धि परीक्षण किसके लिए था, अमेरिकी बालकों के लिए था, अमेरिकी बालकों के लिए। जो पहले वाला था वो फ्रांस के बालकों के लिए था, लेकिन ये जो है ये किसके लिए है, अमेरिकी बालकों के लिए है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, उसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं।
तो दोस्तों अब इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। ये बुद्धि का परीक्षण था क्या, इसमें इतना सा याद रखना, जो टर्मेन था वो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक था। इन्होंने बुद्धि में एक, या हम यूं कह सकते हैं, इन्होंने एक नया सूत्र दिया बुद्धि लब्धि का या आईक्यू का। हमेशा याद रखिएगा ये सूत्र बुद्धि का नहीं है, ये जो सूत्र है वो सूत्र किसका है, आईक्यू का है। इन्होंने ये जो परीक्षण किया वो परीक्षण कब किया, सन 1916 में किया। इनका जो परीक्षण आधारित था वो आधारित किस पर था, विनय साइमन बुद्धि परीक्षण पर आधारित था। और इसका सबसे सफल संशोधन इनके द्वारा, देखिएगा इनका संशोधन 1908 में भी हुआ था, इसका संशोधन 1911 में भी हुआ था, और ये दोनों संशोधन विनय द्वारा किए गए। इन दोनों संशोधनों को सबसे सफल संशोधन नहीं मानते हैं। जो सबसे सफल संशोधन माना जाता है दोस्तों, वो टर्मन द्वारा किए गए परीक्षण को माना जाता है, और इस परीक्षण को विनय साइमन बुद्धि परीक्षण का सबसे सफल संशोधन माना जाता है। तो देखिएगा आगे, देखिएगा ये जो परीक्षण है, ये परीक्षण किसके लिए था, अमेरिकी बालकों के लिए था। तो दोस्तों इसके बारे में हम यू भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा कि जो स्टैनफोर्ड, या हम यूं कह सकते हैं विनय स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण था। इस परीक्षण के बारे में देखिएगा, ये जो परीक्षण है दोस्तों, ये परीक्षण शाब्दिक था या अशाब्दिक था, यानी पढ़े लिखे लोगों के लिए था या अनपढ़ लोगों के लिए था। तो दोस्तों इसके बारे में हम लिख सकते हैं पढ़े लिखे बालकों के लिए। किसके लिए था, पढ़े लिखे बालकों के लिए था। और जो पढ़े लिखे बालकों के लिए होता है, यानी जो पढ़े लिखे लोगों के लिए होता है, उस बुद्धि परीक्षण को हम क्या कहते हैं, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। यानी वह बुद्धि परीक्षण शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है, या शाब्दिक परीक्षण कहलाता है जिसमें शब्दों का या भाषा का प्रयोग होता हो। तो दोस्तों इसको हम कह सकते हैं ये शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। इसके अलावा अमेरिकी बालकों के लिए है। देखिएगा जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है वो संस्कृति युक्त परीक्षण होता है, यानी उस परीक्षण पर उस देश की संस्कृति, सभ्यता, भाषा आदि का प्रभाव दिखाई देता है। और जो परीक्षण शाब्दिक नहीं होता, शब्दों का कोई महत्व नहीं होता, भाषा का कोई महत्व नहीं होता, वाक्यों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसको संस्कृति मुक्त परीक्षण कहते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इस परीक्षण के बारे में दोस्तों इतना सा याद रखना, इस परीक्षण का जो आधार था वो आधार आईक्यू था। यानी इस परीक्षण में जो भी बालकों की बुद्धि लब्धि निकाली जाएगी, वो बुद्धि लब्धि किसके द्वारा निकाली जाएगी, आईक्यू के द्वारा निकाली जाएगी। तो देखिएगा इसके बारे में हम आगे और पढ़ते हैं कि ये बुद्धि परीक्षण में आईक्यू किस प्रकार से निकालते हैं। इस बुद्धि परीक्षण में इस प्रकार से आईक्यू निकालते हैं दोस्तों कि यदि किसी बालक की, देखिएगा किसी बालक की मानसिक आयु 8 वर्ष है, मानसिक आयु 8 वर्ष है, तथा वास्तविक आयु 10 वर्ष है, 10 वर्ष है, तो बुद्धि लब्धि होगी, तो बुद्धि लब्धि क्या होगी दोस्तों, इसके बारे में देखो इस प्रकार का प्रश्न आता है। तो देखिएगा इस प्रश्न को सोल्व करके कमेंट करके बताइए किस प्रकार से करेंगे। बहुत सिंपल प्रश्न है, यानी जो सूत्र था आईक्यू का, वो सूत्र क्या था, MA/CA × 100, MA/CA × 100। ये सूत्र किसका है, आईक्यू का। तो हमें ज्ञात क्या करनी है, आईक्यू ज्ञात करनी है। तो देखिएगा मानसिक आयु इसमें कितनी है, हमें बुद्धि लब्धि ज्ञात करनी है, आईक्यू ज्ञात करना है। तो बुद्धि लब्धि कितनी हो गई, मानसिक आयु कितनी हो गई, 8 वर्ष, वास्तविक आयु कितनी हो गई, 10 वर्ष, और इंटू 100, 0 से 0 कट जाएगा, उसके बाद में जो रहेगा वो कितना रहेगा, 80। यानी जो आईक्यू है दोस्तों वो आईक्यू कितनी हो गई, 80 हो गई। इस प्रकार से आता है। अब देखिएगा इस प्रश्न को दोस्तों कई प्रकार से घुमाकर आपके सामने दे दिया जा सकता है। इस प्रश्न को पूछने के 3 या 4 तरीके होते हैं। पहला जो तरीका है दोस्तों, सीधा सीधा पूछ लिया आपसे। दूसरा, इसमें से कोई आपको 3 संख्या या कोई आप में से इसमें 2 संख्या दे दी जाएगी, जिससे आपको यह कह दिया किसी बालक की बुद्धि लब्धि 80 है, किसी बालक की बुद्धि लब्धि 80 है और उसकी मानसिक आयु 8 वर्ष है, मानसिक आयु 8 वर्ष है, तो बताओ उसकी वास्तविक आयु क्या होगी। इस प्रकार का भी प्रश्न आ सकता है। यानी या तो आपको ये डिजिट दे दिया जाएगा और ये दे दिया जाएगा, या आपको ये दोनों दिए जा सकते हैं, ये पूछा जा सकता है, या आपको ये दोनों देकर ये पूछा जा सकता है। इस प्रकार का प्रश्न आता है। तो दोस्तों उसके बाद में एक और प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण बनता है कि यदि इसके अंदर बुद्धि लब्धि 80 है
तो ये किस प्रकार का बालक है। इसलिए टर्मन ने दोस्तों एक सारणी दी, बुद्धि का पूरा वर्गीकरण किया। इसमें एक तरफ आईक्यू थे और दूसरी तरफ बुद्धि यानी आईक्यू और दूसरी तरफ बालकों के प्रकार थे, और कहा कि यदि किसी व्यक्ति में 100 बुद्धि लब्धि है तो वो बालक किस प्रकार का, इस प्रकार का दिया था। तो देखो दोस्तों इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो देखिएगा टर्मन की दोस्तों जो सारणी थी वो सारणी ये है जो आपके सामने ये दिखाई दे रही है, टर्मन द्वारा विभाजित बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण है। तो देखिएगा ये बुद्धि लब्धि का दोस्तों जो वर्गीकरण है, यानी हम यूं कह सकते हैं, ये सबसे पहले दोस्तों इसके बारे में ये याद रखिएगा, ये जो वर्गीकरण किया गया है, ये वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया, टर्मन के द्वारा किया गया है। टर्मन ने इस वर्गीकरण में एक तरफ तो बुद्धि लब्धि ली यानी आईक्यू, किसके अंदर कितना आईक्यू है। दूसरा प्रकार हम यूं कह सकते हैं वर्ग विवरण, या हम यूं कह सकते हैं बालकों के प्रकार, बालकों के प्रकार। देखिएगा इससे समझने के लिए सबसे पहले आप इस प्रकार को समझिएगा, यदि किसी की मानसिक आयु 9 वर्ष है और वास्तविक आयु 9 वर्ष है, और अब इसको इंटू 100 करो तो दोस्तों ये कितना आएगा, 100 आएगा। यानी 8 वर्ष मानसिक आयु और 8 वर्ष वास्तविक आयु और इंटू 100 करें तो भी उसकी जो आयु आएगी वो आयु कितनी आएगी, 100 ही आएगी। यानी हम यूं कह सकते हैं यदि किसी व्यक्ति में जितनी वास्तविक आयु है उतनी उसकी मानसिक आयु है तो हमेशा बुद्धि लब्धि कितनी आएगी, 100 आएगी। यदि कोई बालक 5वीं क्लास में पढ़ता है और इसके अंदर जो मानसिक आयु है वो 5वीं क्लास की ही मानसिक आयु है और डेट ऑफ बर्थ उसके अनुसार है, तो वो बालक जो होगा वो सामान्य बुद्धि का होगा। यानी देखो दोस्तों इसके बारे में हम यूं मान सकते हैं कि इसके अंदर जो भी 100 आएगा वो 100 किसको दर्शाएगा, सामान्य को दर्शाएगा। यदि इस 100 से 9 पीछे चले और इस 100 से 9 आगे चले, यानी इसका हम यूं कह सकते हैं कि 100 से यदि 9 पीछे चले तो कितना आएगा, 90, और 100 से यदि हम 9 आगे चले तो वो कितना हो जाएगा, 109 हो जाएगा। तो देखिएगा इसके अंदर हम यूं कह सकते हैं कि जिनमें बुद्धि ये होती है वो बालक कैसा होता है, सामान्य बालक होता है। किस प्रकार का बालक होगा, सामान्य बालक होगा। और इसके अलावा दोस्तों देखिएगा जिनमें 110 यानी 109 ये हो गया, 110 से 119 होगी, तो ये जो विभाजित था दोस्तों ये सामान्य का था, इसको हम बोल सकते हैं एवरेज, औसत। तो ये औसत का विभाजित है, तो ये औसत से जस्ट ऊपर है, यानी हम इसको यूं नाम दे सकते हैं ये औसत से ऊपर है। इसके बारे में दोस्तों हम यूं कह सकते हैं ये जो है ये कहां का है, औसत से ऊपर। इसमें दोस्तों आप एक बात याद रखना कि एक तो सामान्य, जो सामान्य से ऊपर होगा वो क्या कहलाएगा, सामान्य से ऊपर या सामान्य से अधिक। तो दोस्तों इसके बारे में हम देखो, इसके बारे में एक है, इसके अलावा सामान्य से ऊपर से भी जो ऊपर होगा इसका नाम हम क्या देते हैं, तीव्र या श्रेष्ठ। और उसके बाद में 130 से लेकर जो 139 तक होता है उसका नाम क्या होता है, अति शीघ्र या अति श्रेष्ठ या प्रखर। और जो 140 से अधिक हो उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिभाशाली कहते हैं। तो दोस्तों कई बार प्रश्न आ जाता है टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक में बुद्धि लब्धि कितनी होती है। सीधा सीधा इस सारणी में से प्रश्न आ जा सकता है कि इस प्रकार से यह भी पूछा जा सकता है कि जो सामान्य से नीचा होगा वो लगभग सामान्य से मिलता जुलता होगा, इसको हम या नाम सीमावर्ती अल्प बुद्धि, या इसका हम दूसरा नाम ये भी दे सकते हैं दोस्तों, देना चाहे तो पिछड़े बालक। पिछड़े बालक देखिएगा सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि जो पिछड़े बालक होते हैं वो पिछड़े बालक होते कौन है। वह बालक जो किसी कारणवश, पिछड़े बालकों में भी दोस्तों हमेशा याद रखिएगा जो पिछड़े बालक होते हैं उन पिछड़े बालकों में भी सामान्य बुद्धि होती है, यानी बुद्धि लब्धि की दृष्टि से देखें तो 90 से लेकर 109 के मध्य होती है। लेकिन वही यदि सामान्य बालक बुद्धि की दृष्टि से या किसी कारण से सामान्य से पिछड़ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बुद्धि, उसको हम क्या कहते हैं, पिछड़े बालक। जो सामान्य से निम्न होते हैं उनको अल्प सीमावर्ती या पिछड़े बालक भी कह सकते हैं। और जो पिछड़े से भी होते हैं यानी हम यूं कह सकते हैं सामान्य या औसत से निम्न, ये क्या कहलाते हैं, औसत से निम्न। और इनके नीचे दोस्तों जो 50 से 69 के मध्य रहता है उसको हम कह सकते हैं मूर्ख। और जिनमें 25 से लेकर 49 तक रहता है उसको हम कहते हैं मूड।
और जिनमें 25 से भी कम होता है उसको हम कहते हैं जड़, या हम इसको कहते हैं इडियट। तो दोस्तों इसमें कुल जो वर्गीकरण है टर्मन द्वारा किया गया, वो टर्मन द्वारा 10 भागों में बालकों के वर्गीकरण किए गए थे और इस प्रकार की 10 बुद्धि लब्धि के बारे में बताया है। तो दोस्तों इसके बारे में एक ये भी बात याद रखिएगा, आपसे इसमें सीधा सीधा पूछा जा सकता है प्रश्न। अब तक इसमें से 3 या 4 प्रश्न डायरेक्ट यहां से पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में। यह पूछा गया है कि जिन बालकों में बुद्धि लब्धि 25 से कम है, बताओ वे बालक किस प्रकार के हैं। तो बालकों का जो प्रकार होगा वो कौन सा हो जाएगा, जड़ बालक हो जाएगा। दूसरा, जो सामान्य बालक होते हैं उनमें बुद्धि लब्धि क्या होती है। सामान्य बालकों में दोस्तों जो बुद्धि लब्धि होती है वो 90 से लेकर 109 के मध्य होती है। प्रतिभाशाली बालकों में कितनी होती है। अब देखिएगा आपसे जो दोस्तों यहां से प्रश्न पूछा जाएगा वो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा, जैसे देखिएगा यदि आपको सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि बताइए यदि किसी बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है, मानसिक आयु कितने वर्ष है, 10 वर्ष, या हम इसको यूं लिख सकते हैं यदि किसी बालक की जो मानसिक आयु है वो 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो देखिएगा बुद्धि लब्धि का सूत्र यही होगा ma/c है। यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है, वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो देखो इसको हम यदि हम इस प्रकार से काटे तो बुद्धि लब्धि जो आई है वो कितनी आई है, 120 आई है। तो जो ये प्रश्न होगा वो दो प्रश्न दोस्तों इस प्रकार से होगा कि यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है और उसके अलावा वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो बताइए वह बालक किस प्रकार का बालक है। आपसे बुद्धि लब्धि नहीं पूछी है, आप में इसमें यह पूछा है कि बताओ बालक का प्रकार कौन सा है। सबसे पहले तो आपको निकालना होगा बुद्धि लब्धि कितनी, 120, और उसके बाद में यदि दोस्तों इस सारणी को देखें तो इस सारणी में यह देखिएगा कि 120 कहां पर है, ये यहां पर है। इसका अर्थ यह है कि हम यूं कह सकते हैं तीव्र या श्रेष्ठ बुद्धि, तीव्र या श्रेष्ठ बुद्धि। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों एक इस सारणी को आप याद रखना, यहीं से डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन आ जाता है। दोस्तों हम आगे पढ़ते हैं, आगे सिद्धांतों में एक आपके सामने सिद्धांत आएगा। ये टर्मन का संशोधन था। टर्मन ने कई बार संशोधन किए थे दोस्तों। टर्मन का जो पहला संशोधन था वो पहला संशोधन 1916 में, उसके बाद में 1937 में, 1960 में और 1986 में अलग अलग रूप में अलग अलग किया गया। टर्मन का जो पहला दोस्तों जो बुद्धि परीक्षण था या वो 1916 में दिया गया, उसके बाद में 1937 में दिया गया और उसके बाद में 1960 में दिया गया और उसके बाद में 1985-86 में दिया गया था। इन टर्मन और उनके सहयोगियों ने कुल कितने प्रकार से या कुल कितने भागों में या कुल कितने बुद्धि के परीक्षण किए, तो हम कह सकते हैं कुल 4 परीक्षण किए थे। जो पहला किया वो 1916 में किया, दूसरा 1937 में किया, तीसरा 1960 में किया और चौथा 1985-86 में किया था। तो देखिएगा इसके अलावा हम आगे बात करें दोस्तों कि जितने भी बुद्धि परीक्षण हुए हैं, जितने भी दोस्तों हम यूं कह सकते हैं जितने भी बुद्धि परीक्षण हुए, उन सभी बुद्धि परीक्षणों का जो आधार था वो आधार बिने साइमन बुद्धि परीक्षण ही था। जितने भी भविष्य में बुद्धि परीक्षण बनेंगे वो उनका जो आधार है मूल, वो बिने द्वारा किया गया कार्य ही है। इसलिए दोस्तों जो बिने है उस बिने का काल बुद्धि मापन का वैज्ञानिक काल कहा जाता है, बुद्धि मापन का आधार काल कहा जाता है और बिने को बुद्धि मापन का जो परीक्षण है उस परीक्षण को आधार या जनक कहा जाता है जितने भी अन्य बुद्धि परीक्षण हुए हैं। तो देखिएगा इनके बाद में दोस्तों एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है वेस्लर, जिनका नाम है वेस्लर, और वेस्लर भी बुद्धि का एक परीक्षण देते हैं और उन परीक्षण का नाम है वेस्लर वेलेव्यू, वेस्लर वेलेव्यू, वेस्लर वेलेव्यू बुद्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण। तो देखिएगा इस परीक्षण के बारे में देखो दोस्तों, इस परीक्षण के बारे में आपको 2 शब्द याद रखने हैं। पहला जो शब्द है वो दोस्तों वो नाम है वेस्लर और दूसरा शब्द है उसका नाम क्या है, वेलेव्यू। यानी हम यूं कह सकते हैं जो वेस्लर था इसमें 2 शब्द आएंगे, वेस्लर, पहला शब्द वेस्लर, ये नाम क्यों आया, दूसरा इसके अंदर जो नाम है दोस्तों वो क्या नाम है, वेलेव्यू। यानी देखिएगा
वेस्लर एक अमेरिकी मनोचिकित्सक थे। एक अमेरिकी मनोचिकित्सक थे। इन्होंने ये परीक्षण किया था। इन्होंने ये परीक्षण किया, इस कारण ये परीक्षण क्या कहलाया? वेस्लर वेलेव्यू बुद्धि परीक्षण कहलाया। अब दूसरा जो प्रश्न है दोस्तों, वो दूसरा प्रश्न है कि इसका नाम वेलेव्यू क्यों पड़ा? क्योंकि वेस्लर एक मनोचिकित्सक थे और जिस चिकित्सा में कार्य करते थे, या हम यूं कह सकते हैं जिस चिकित्सालय में कार्य करते थे, उस चिकित्सालय का जो नाम था वो नाम क्या था? वेलेव्यू चिकित्सालय। और ये है कहां पर? अमेरिका में थे। इस कारण वो दोस्तों इस बुद्धि का जो नाम पड़ा वो इस परीक्षण का जो नाम पड़ा वो नाम क्या पड़ा? वेस्लर वेलेव्यू बुद्धि परीक्षण। देखिएगा, इन्होंने सबसे पहले एक मापनी का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? मापनी का। और उस मापनी का नाम है वेस्लर वेलेव्यू मापनी। वेलेव्यू मापनी, इस प्रकार की मापनी का निर्माण किया। तो सबसे पहला जो इनका आरंभिक योगदान है वो आरंभिक योगदान यही है। उसके बाद में इन्होंने दूसरा एक दिया, वो दूसरा ये दिया कि इसी का सन 1949 में संशोधन किया और संशोधन करके एक इन्होंने नया भाग दिया। और उस नए भाग का जो नाम है वो नए भाग का नाम है WAIS। यानी हम यूं कह सकते हैं दोस्तों, इसके बारे में यह भी पूछा जा सकता है कि जो WAIS है वो है क्या? इसके बारे में हम यूं कह सकते हैं, इसकी दोस्तों जो फुल फॉर्म होती है, W का अर्थ हो जाएगा वेस्लर, A का मतलब हो जाएगा अडल्ट यानी हम यूं कह सकते हैं वयस्क, और I का अर्थ हो जाएगा इंटेलिजेंसी और S का अर्थ जो होगा वो क्या होगा? परीक्षण होगा। तो दोस्तों देखो, W का अर्थ क्या होगा? वेस्लर, तो इसका हम नाम दे सकते हैं वेस्लर। A का अर्थ हो जाएगा वयस्क, I का अर्थ हो जाएगा बुद्धि, और जो S है इसका अर्थ क्या हो जाएगा? परीक्षण। तो दोस्तों देखिएगा, अब इसका जो पूरा नाम है वो पूरा नाम क्या होगा? वेस्लर वयस्क बुद्धि परीक्षण। देखिएगा, इससे एक बात निष्कर्ष निकल रही है दोस्तों, इनका जो ये संशोधन किया गया, ये इनका दिया गया सन 1949 में, सन 1949 में। और इसके बारे में भी यूं कह सकते हैं ये वयस्क बालकों के लिए था, बड़े बड़े बालकों के लिए था। और उसके बाद में उन्होंने एक नया दिया, और उस नए का नाम इन्होंने जो रखा वो रखा W। अब देखिएगा, इसमें A वयस्क को चेंज किया, इसकी जगह इन्होंने चाइल्ड रखा यानी C, और I और S यानी क्या हो जाएगा? W का अर्थ हो जाएगा वेस्लर, वही वेस्लर, और C का अर्थ क्या हो जाएगा? चाइल्ड यानी बच्चे, A का अर्थ वही हो जाएगा बुद्धि, और दोस्तों जो A है इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जो S है अंत में दोस्तों जो है उसका नाम क्या है? S, यानी हम इसका नाम दे सकते हैं S, और S मतलब क्या हो गया? परीक्षण। तो देखिएगा, अब देखिएगा इसका नाम पढ़िए क्या होगा? इसका नाम होगा वेस्लर बच्चे या वेस्लर बच्चे बुद्धि परीक्षण। तो दोस्तों इनकी जो ये दो पद्धतियां थी निर्धारण मापनी में, इन दोनों पद्धतियों के बारे में हम यूं कह सकते हैं कि जो पहली पद्धति थी वो पहली पद्धति वयस्क बालकों के लिए थी, और जो दूसरी पद्धति थी वो छोटे छोटे बालकों के लिए थी। ये जो बुद्धि का परीक्षण है वो किसके नाम से है? वेस्लर वेल्यू या हम वेलेव्यू बुद्धि परीक्षण के नाम से जानते हैं। देखिएगा, इसमें जो वेस्लर है वो वेस्लर एक अमेरिकी मनोचिकित्सक है। वेलेव्यू अमेरिका का एक हॉस्पिटल था, और इस हॉस्पिटल में ये लगभग पागलों का इलाज करते थे, और ये देखते थे कि उनमें बुद्धि कितनी है, सामान्य बालकों में बुद्धि कितनी है, और जो सामान्य से ऊपर है उन बालकों के अंदर बुद्धि कितनी है। इसलिए इनका जो ये बुद्धि का परीक्षण है वो किसके नाम से जाना जाता है? वेस्लर वेलेव्यू बुद्धि परीक्षण। आरंभ में इन्होंने सभी के लिए एक निर्धारण मापनी का निर्माण किया जिसे WAIS के नाम से जानते हैं, और बाद में इन्होंने छोटे छोटे बच्चों के लिए किया जिसको हम WCIS के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में पूछा जा सकता है कि WAIS की फुल फॉर्म क्या है, या WAIS बुद्धि का जो परीक्षण है ये परीक्षण किसके द्वारा किया गया, इसी में से आ सकता है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, उसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं।
देखिएगा इसके बाद में दो आते हैं दोस्तों, एक आता है आर्मी एल्फा परीक्षण, आर्मी एल्फा परीक्षण, और दूसरा जो आता है दोस्तों वो आता है आर्मी बीटा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण। दोस्तों ये दोनों बुद्धि परीक्षण है क्या? इन दोनों बुद्धि परीक्षण के बारे में दोस्तों सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि अंतर क्या है। इसके बारे में दोस्तों हम यूं कह सकते हैं, ये जो बुद्धि का परीक्षण है ये शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। कैसा बुद्धि परीक्षण है? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। यानी दोस्तों इसके बारे में याद रखिएगा, ये बुद्धि परीक्षण केवल पढ़े लिखे लोगों के लिए था। यानी देखिएगा जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है उसमें जो आधार होता है वो आधार शब्द होते हैं, जो आधार होता है वो आधार भाषा होती है। यानी ये अनपढ़ों के लिए नहीं था। दूसरी हम इसके बारे में ये भी लिख सकते हैं, पढ़े लिखे लोगों के लिए। किसके लिए? पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए, पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए, व्यक्तियों के लिए। अब देखिएगा दूसरा, ये बुद्धि परीक्षण किसने किया, कहां किया गया? तो देखिएगा इस बुद्धि परीक्षण के बारे में लिख सकते हैं, ये बुद्धि परीक्षण किसकी देन है? अमेरिका की देन है। ये बुद्धि परीक्षण कहां किया गया था? अमेरिका में किया गया था। ये बुद्धि परीक्षण दोस्तों, इसमें एक शब्द आ रहा है आर्मी। आर्मी क्यों शब्द दिया गया? क्योंकि दोस्तों सन हम या फिर यूं लिख सकते हैं, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों, इस प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की भर्ती की गई और कम समय में अधिक सैनिकों का चयन करना था। तो उन सैनिकों को बैठाकर उनमें बुद्धि लब्धि अर्थात बुद्धि का मापन किया गया कि जिन व्यक्तियों में बुद्धि है उनका सिलेक्शन किया गया। तो उस समय तुरंत उनकी भर्ती की गई और वहीं से उनसे शब्दों के आधार पर उनको बुद्धि देख देख कर उनका विभाजन किया और यहीं से आर्मी के लिए एक परीक्षण आया और उस परीक्षण को क्या कहा गया? आर्मी एल्फा परीक्षण कहा गया। यानी इसका जन्म अमेरिका में हुआ। इस बुद्धि परीक्षण का प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने अपने सैनिकों की भर्ती के लिए इस परीक्षण को अप्लाई किया था अचानक, या हम यूं कह सकते हैं इमरजेंसी में। यह शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, केवल पढ़े लिखे के लिए है। दोस्तों जो दूसरा है उसका नाम है आर्मी बीटा परीक्षण। तो देखिएगा ये जो परीक्षण है दोस्तों ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। यानी देखिएगा जिस बुद्धि परीक्षण में शब्दों का या भाषा का कोई महत्व नहीं होता है उस बुद्धि परीक्षण को हम क्या कहते हैं? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। अर्थात तो दोस्तों जो अशाब्दिक होता है उसमें जो पढ़े लिखे होते हैं वो भी दे सकते हैं और जो अनपढ़ होते हैं वो भी दे सकते हैं। यानी पढ़े लिखे कौन? पढ़े लिखे, और इसके अलावा कौन दे सकते हैं? अनपढ़ भी दे सकते हैं। अब देखिएगा जो जिसमें शब्दों का महत्व नहीं होता है वो अनपढ़ों के लिए होता है, लेकिन जो अनपढ़ होते हैं वो भी दे सकते हैं। क्या इसको पढ़े लिखे नहीं दे सकते? पढ़े लिखे भी दे सकते हैं। तो ये दोनों के लिए होता है। दूसरा, इसका निर्माण कहां किया गया? इसका निर्माण अमेरिका में किया गया था और यह भी आर्मी की ही देन है। आर्मी में कुछ ऐसे व्यक्तियों का भी चयन किया गया जो अनपढ़ थे। उन अनपढ़ों की भर्ती के लिए इन्होंने एक बुद्धि परीक्षण आयोजित किया। उस बुद्धि परीक्षण का नाम क्या है दोस्तों? आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण या आर्मी बीटा परीक्षण है। तो ये दो परीक्षण थे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों देखिएगा आगे पढ़ते हैं। आगे यदि हम बात करें तो आगे बात करते हैं भाषा के बारे में। यानी हम बात करते हैं हिंदुस्तान के बारे में और विभिन्न दोनों भाषाओं के बारे में। तो दोस्तों हिंदुस्तान का जो पहला बुद्धि परीक्षण था
वो बुद्धि परीक्षण बिने के बुद्धि परीक्षण पर ही आधारित था। उसका नाम दिया गया बिने हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। तो देखिएगा ये जो परीक्षण है दोस्तों, ये प्रथम भारतीय बुद्धि परीक्षण है। यानी भारत में यदि कोई प्रथम बुद्धि परीक्षण किया गया तो उस प्रथम बुद्धि परीक्षण का दोस्तों जो नाम है वो क्या नाम है? बिने। क्योंकि आधारित किस पर था? बिने पर। हिंदुस्तान में किया गया, एक स्केल यानी हम यूं कह सकते हैं पॉइंट की स्केल बनाकर बुद्धि परीक्षण किया गया। इस कारण इस बुद्धि परीक्षण का नाम क्या पड़ा? बिने हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल पड़ा। तो दोस्तों इसके बारे में देखिएगा, भारत में उस समय एक विश्वविद्यालय था और उस विश्वविद्यालय का नाम था लाहौर विश्वविद्यालय। लाहौर विश्वविद्यालय। इस लाहौर विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर थे। लाहौर विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर जिनका नाम था CH राइस। और CH राइस ने सन 1912 में जो केवल पढ़े लिखे बालक थे उन पढ़े लिखे बालकों के लिए परीक्षण आयोजित किया और वो परीक्षण कहलाता है हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। यानी लाहौर विश्वविद्यालय में सन 1912 में इसकी जो डेट है वो सन 1912 है। और इसके अलावा हम यूं कह सकते हैं कि ये जो बुद्धि परीक्षण था, ये बुद्धि परीक्षण कैसा था? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। और जो दोस्तों शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है वो केवल और केवल किसके लिए होता है? पढ़े लिखे बालकों के लिए होता है। इस परीक्षण का जो आधार था वो बिने का ही था। और इसमें आरंभ में यह बताया गया कि ये जो परीक्षण है, ये परीक्षण केवल और केवल 5 वर्ष से लेकर लगभग 16 वर्ष तक के बालकों के लिए था। 5 से लेकर 16 वर्ष तक के बालकों के लिए था। और उसके बाद में इसका 2 बार संशोधन भी हुआ था। तो इसके बारे में दोस्तों दूसरा, ये परीक्षण किसके द्वारा किया गया था? ये परीक्षण किया गया था CH राइस के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? CH राइस के द्वारा किया गया। तो दोस्तों ये हिंदुस्तान में निर्मित प्रथम बुद्धि परीक्षण है। इसके बारे में पूछा जा सकता है इस परीक्षण का उपयोग या इस परीक्षण का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? CH राइस के द्वारा। किन बालकों के लिए था? 5 से 16 वर्ष तक के बालकों के लिए था। किस विश्वविद्यालय में? लाहौर विश्वविद्यालय में। और सन 1912 में। गजब बात इसमें दोस्तों ये है, आपको ये याद रखना है, ये शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। इस बुद्धि परीक्षण में इस प्रकार की एक स्केल हुआ करती थी और इस स्केल में पॉइंट दिए जाते थे। इस प्रकार के पॉइंट विभाजित कर दिए। इस प्रकार के पॉइंट कि इस पॉइंट में जैसे 6 पॉइंट दे दिए कि इस पॉइंट को नाम ले लिया सामान्य। यानी जो सामान्य से ऊपर होता है ये यहां पर निशान लगाते, इससे ऊपर होता है यहां से और इससे ऊपर होता है यहां पर। यानी एक पूरी की पूरी परफॉर्मेंस थी और ये परफॉर्मेंस पॉइंट की थी। किसके रूप में? स्केल के रूप में। इस कारण इसका नाम क्या दिया गया? बिने साइमन, या हम यूं कह सकते हैं बिने साइमन हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस पॉइंट स्कूल स्केल, या फिर बिने हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस पॉइंट स्कूल। दोस्तों इसके बाद में एक और बुद्धि परीक्षण आयोजित हुआ था भारत में और वो किया था भाटिया ने। यानी जो भाटिया महोदय है और इन्होंने ये जो किया था ये उत्तर प्रदेश में किया था, इलाहाबाद में। भाटिया बैटरी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। भाटिया बैटरी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। तो देखिएगा इस परीक्षण के बारे में क्या है, जो CH राइस के द्वारा किया गया और जो भाटिया महोदय के द्वारा किया गया, इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर यह है दोस्तों, ये कहां किया गया था? ये इलाहाबाद में किया गया था। इलाहाबाद में। इलाहाबाद, और इलाहाबाद क्या कहां है? यूपी में है। इसके अलावा ये किसके द्वारा किया गया? ये CM भाटिया के द्वारा किया गया। यानी हम यूं कह सकते हैं चंद्रमोहन भाटिया, जो इनका पूरा नाम है दोस्तों, वो पूरा नाम है चंद्रमोहन भाटिया के द्वारा। चंद्रमोहन भाटिया के द्वारा किया गया। ये जो बुद्धि परीक्षण था दोस्तों, ये बुद्धि परीक्षण अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, यानी इस बुद्धि परीक्षण में शब्दों का कोई महत्व नहीं था। ये अनपढ़ों के लिए भी था और ये पढ़े लिखों के लिए भी था। इस बुद्धि परीक्षण का नाम दोस्तों बैटरी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण क्यों रखा गया? इस प्रकार का एक पर्दा होता था, जिसे आप पिक्चर देखते हो तो सामने क्या होता है? एक पर्दा होता है।
इस पर्दे के सामने इन्होंने एक बैटरी लगाई इस प्रकार की। इस बैटरी से इस प्रकार से जो इस पर फोकस गिरता था, या हम यूं कह सकते हैं इस बैटरी के द्वारा इस पर जो प्रतिबिंब पड़ता था, ये बैटरी विभिन्न प्रकार के पर्दे पर क्या दिखाती थी, चित्र दिखाती थी। अर्थात ये बैटरी क्या करती थी, क्रिया करती थी। ये इस प्रकार की एक बैटरी थी और इस प्रकार का कोई भी एक चित्र बताकर यह पूछा जाता था कि बताओ दो चित्र एक साथ में बता दिए जो दोनों एक जैसे नजर आते थे, और यह पूछा जाता था कि बताओ इन दोनों चित्रों में जो अंतर है वो अंतर क्या है, इस प्रकार का। और ये चित्र दोनों दिखाती कौन, बैटरी पर्दे पर। इस कारण इसका नाम क्या पड़ा, बैटरी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। और यह बुद्धि परीक्षण दोस्तों किसके द्वारा किया गया, चंद्रमोहन भाटिया के द्वारा किया गया था। और यह परीक्षण कहां किया गया, इलाहाबाद में। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह शाब्दिक नहीं था, यह किस प्रकार का था, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखिएगा कि भारत में निर्मित प्रथम अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कौन सा है। भारत में निर्मित प्रथम अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण यही है। देखिएगा, जो इससे पहले हमने पढ़ा था CH राइस का, वो शाब्दिक था, यानी प्रश्न दो प्रकार के। भारत में निर्मित प्रथम शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कौन सा है, और भारत में निर्मित प्रथम अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कौन सा है। तो दोनों अलग अलग हो गए, ये भारत में निर्मित किए गए थे। तो दोस्तों देखिएगा, आगे पढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये जो बिने वाली बुद्धि लब्धि थी की सारणी है, एक तो आपको ये याद रखने है। इसके अलावा दोस्तों जो बुद्धि मापन का कार्य है, ये हमने 3 चरण पूरे पढ़ लिए। अब दोस्तों बुद्धि मापन में कुछ परीक्षण भी होते हैं, जैसे बुद्धि मापन, ये तो बुद्धि मापन था। अब हम पढ़ते हैं बुद्धि परीक्षण के बारे में। बुद्धि परीक्षण एक तो पढ़े लिखे लोगों के लिए होता है, जिनको कहते हैं शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। यदि हम पढ़े लिखे लोगों के लिए बुद्धि का मापन करें तो शाब्दिक, और अनपढ़ों के लिए करें तो अशाब्दिक। यदि बुद्धि का परीक्षण एक समय में एक ही बालक का किया जाता है तो वो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहलाता है। जैसे देखिएगा, इंटरव्यू जो लिया जाता है, साक्षात्कार, वो किस प्रकार का, व्यक्तिगत है या सामूहिक है, व्यक्तिगत है। और जो दोस्तों आप कंपटीशन के एग्जाम देते हो, सभी विद्यार्थियों को एक दिन यानी संडे के दिन 9 बजे से लेकर 11 बजे तक एग्जाम होता है, वो एकल नहीं होता, वो सामूहिक होता है। तो बुद्धि परीक्षण के दोस्तों जो परीक्षण है उनके बारे में जो 2 प्रकार है, उन दोनों प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लेते हैं बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत परीक्षण एवं सामूहिक परीक्षण। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो बुद्धि मापन था वो तो हमने पढ़ लिया, अब पढ़ रहे हैं बुद्धि परीक्षण। बुद्धि का परीक्षण कैसे करें, तो बुद्धि का परीक्षण यदि एक समय में एक ही व्यक्ति का करें, यदि दोस्तों याद रखिएगा, बुद्धि का परीक्षण यदि एक समय में एक ही व्यक्ति का करें तो वो कौन सा कहलाएगा, व्यक्तिगत परीक्षण कहलाएगा। यदि बुद्धि का परीक्षण एक समय के लिए अनेक व्यक्तियों पर या समूह पर हम अप्लाई करें तो वो क्या कहलाएगा, सामूहिक कहलाएगा। अब दोनों में अंतर क्या है और ये दोनों कैसे चलते हैं, कैसे नहीं चलते हैं, इनमें क्या क्या होता है। तो दोस्तों इनके बारे में यदि आपको याद रखना है तो केवल आप इतना सा अभी कंसेप्ट आपके मस्तिष्क में लगाइए और बैठाइए कि जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, इसके लिए दिमाग में एक बात याद रखिए, साक्षात्कार कि जो इंटरव्यू होता है वो व्यक्तिगत है, और जो हमारी कंपटीशन एग्जाम होते हैं वो कैसा है, सामूहिक है। दोनों में अंतर देखिएगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आयु विस्तार की दृष्टि से कि आयु विस्तार व्यक्तिगत में क्या होता है और उसके अलावा सामूहिक में क्या होता है। व्यक्तिगत में लिख सकते हैं दोस्तों कि इसमें जो बुद्धि परीक्षण होता है ये वयस्कों के लिए होता है और इसके अलावा ये बच्चों के लिए होता है। अर्थात हम दोनों के लिए बोल सकते हैं, वयस्कों के लिए और बच्चों के लिए। कैसे दोस्तों, यदि हम इंटरव्यू लेना चाहिए तो इंटरव्यू हम बड़े का ले सकते हैं और इंटरव्यू हम छोटे बच्चे का भी ले सकते हैं। छोटे बच्चे को एक सामने बैठा कर हम उसका बुद्धि का मापन कर सकते हैं एक समय में, इसलिए दोनों पर अप्लाई किया जा सकता है। और जो दोस्तों जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण है वो सामूहिक बुद्धि परीक्षण केवल और केवल वयस्कों के लिए है। देखिएगा, जब भी आप कंपटीशन का एग्जाम देते हो, यदि हम छोटे छोटे बच्चों को बैठा दे कि उनकी आयु कितनी 6 वर्ष की और वो मार्कशीट दे दी उनके हाथ में और उनको काले गोले करने तो वो नहीं कर पाएंगे। इसका अर्थ क्या है, ये जो बुद्धि का परीक्षण है दोस्तों, ये बुद्धि का परीक्षण केवल और केवल किसके लिए उपयोगी है, वयस्कों के लिए उपयोगी है। यानी आयु दृष्टि के देखें कि छोटे छोटे बालकों के लिए कौन सा बुद्धि का परीक्षण उपयोगी है, छोटे छोटे बच्चों के लिए व्यक्तिगत। तो दोस्तों छोटे बच्चों के लिए होगा तो बड़े भी दे सकते हैं,
और ये केवल और केवल किसके लिए उपयोगी है? वयस्कों के लिए उपयोगी है। इसके अलावा देखिएगा, यदि हम प्रबंध क्षेत्र देखें, प्रबंध क्षेत्र में कि एक समय में कितने व्यक्तियों पर अप्लाई किया जा सकता है, तो व्यक्तिगत में केवल और केवल एक समय में एक ही व्यक्ति पर अप्लाई किया जा सकता है। इसीलिए तो इसका नाम क्या पड़ा? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। और दोस्तों, जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, इसके बारे में हम यूं कह सकते हैं कि एक व्यक्ति पर भी अप्लाई कर सकते हैं और समूह पर भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों पर अप्लाई किया जा सकता है। यानी जो मोस्टली ये जो होता है, मुख्यतः जो होता है वो किस पर होता है? समूह पर होता है। और दोस्तों, यदि हम समय सीमा देखें, तो समय सीमा देखने से पहले आप लॉजिक लगाओ दोस्तों कि जो इंटरव्यू होते हैं, आईएएस के इंटरव्यू, आरएस के इंटरव्यू, उनमें कितना समय लगता है? 2-2 महीनों तक चलते हैं, 3-3 महीनों तक चलते हैं। और वही यदि कंपटीशन में आरएस प्री होता है, तो आरएस प्री या आईएएस प्री या मेंस वो एक ही दिन में यानी 3 घंटे में सभी व्यक्तियों की हो जाती है। और सभी व्यक्तियों का इंटरव्यू एक साथ में नहीं होता। इसका मतलब जो व्यक्तिगत होते हैं उनमें समय अधिक लगता है। और दोस्तों, जो व्यक्तिगत ना होकर वो कैसे होते हैं? सामूहिक होते हैं, उनके बारे में या हम यूं कह सकते हैं उनमें समय अधिक लगता है या समय कम लगता है और उनमें समय अधिक लगता है। जो आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू वाली पद्धति, उसमें समय अधिक लगता है और जो सामूहिक होता है उसमें समय कम लगता है। विशेषज्ञ की बात करें तो दोस्तों, यदि आपका इंटरव्यू लेना है तो इंटरव्यू लेने वाले जो होते हैं वो विशेषज्ञ होते हैं। और जबकि आपका जो कंपटीशन एग्जाम होता है, उस कंपटीशन एग्जाम में आप जहां बैठे हो, आपके हाथ में ओमार शीट है, हाथ में पेपर है, आपके सामने एक व्यक्ति अर्थात एक शिक्षक खड़ा होता है। यदि वो व्यक्ति या शिक्षक कम शिक्षित होगा, कम कौशल युक्त, कम प्रशिक्षित होगा, तो फिर भी वो ये मेथड या हम यूं कह सकते हैं ये परीक्षण आयोजित किया जा सकता है। लेकिन जो इंटरव्यू वाला होगा, उसके लिए इंटरव्यू लेने वाला इसमें कौन होता है? सुशिक्षित होता है। इसके अलावा कुशल मनोवैज्ञानिक होता है, यानी हम यूं कह सकते हैं सुशिक्षित, योग्य, या हम यूं कह सकते हैं सुशिक्षित। इसके अलावा हम यूं कह सकते हैं योग्य, और इसके अलावा कह सकते हैं कुशल मनोवैज्ञानिकों की आवश्यकता होती है। और इसमें कम प्रशिक्षित और इसके अलावा कम योग्य और कम कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो देखिएगा, जब कंपटीशन एग्जाम होता है तब हमारे सामने, या हम यूं कह सकते हैं आप जब कंपटीशन एग्जाम देते हो तब आपके सामने एक शिक्षक खड़ा होता है। वो शिक्षक 12वीं पास भी हो सकता है और ग्रेजुएट भी हो सकता है, और उसको कोई विशेषता या कोई उसका किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता या हम यूं बोलते हैं विशिष्टता प्राप्त नहीं है, वो सामान्य हो सकता है। और जबकि इंटरव्यू लेने वाला हमेशा कैसा होगा? योग्य होगा। इसके अलावा दोस्तों, वस्तुनिष्ठता की बात करें तो सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए वस्तुनिष्ठता होती क्या है। यदि एक प्रश्न का एक ही उत्तर आता है तो वो क्या है? वस्तुनिष्ठता है। जैसे मैं अभी पूछता हूं, आप सबसे पूछता हूं दोस्तों कि बताओ राजस्थान की राजधानी कहां है, तो सबका आंसर एक ही आएगा, जयपुर है। राजस्थान की राजधानी, अब केवल इतना सा लिख दिया राजस्थान की राजधानी, इतना सा प्रश्न आया, इसका मतलब क्या है? इसके बारे में अनेक प्रश्न हो सकते हैं, इसका कोई आंसर फिक्स नहीं होता। जो व्यक्तिगत होता है ये कम वस्तुनिष्ठ होता है। अब देखिएगा कम वस्तुनिष्ठ कैसे? यदि आप जिनके सामने बैठे हो और आपका इंटरव्यू हो रहा है, यानी साक्षात्कार हो रहा है, आप जो प्रश्न पूछते हो उसमें कोई फिक्स नहीं हो, आप जो उत्तर देते हो उसका कोई फिक्स आंसर नहीं होता। आप उसको छोटा भी बोल सकते हो, बड़ा भी बोल सकते हो, कितना भी बोल सकते हो। और जबकि जो सामूहिक होता है उसमें डायरेक्ट पूछा जाएगा राजस्थान की राजधानी कहां है? जयपुर, तो आपको केवल जयपुर ही लिखनी होती है, केवल और केवल गोला करना पड़ता है जयपुर वाले में। और जबकि इसमें आप जयपुर के बारे में और भी बता सकते हो, क्योंकि इसमें लिखना नहीं पड़ता है, आपके सामने कोई ना कोई बैठा रहता है। तो एक बार देखिएगा वापस, आयु सीमा के आधार पर व्यक्तिगत में दोस्तों वयस्कों और बच्चों दोनों के लिए, और जबकि सामूहिक में केवल वयस्कों के लिए। प्रबंधन या प्रबंध क्षेत्र की देखें तो व्यक्तिगत परीक्षण एक समय में एक ही व्यक्ति पर अप्लाई होता है, और सामूहिक एक समय में अनेक व्यक्तियों पर या समूह पर अप्लाई किया जा सकता है और एक व्यक्ति पर भी अप्लाई किया जा सकता है। समय सीमा की दृष्टि से देखें तो व्यक्तिगत में समय अधिक लगता है और सामूहिक में समय कम लगता है। विशेषज्ञ की दृष्टि से व्यक्तिगत में अधिक विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है या सुशिक्षित, योग्य और कुशलों की, और इसके लिए कम की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत जो होते हैं परीक्षण वो वस्तुनिष्ठ की दृष्टिता से कम होते हैं या इनका उत्तर एक निश्चित नहीं होता है, और ये अधिक वस्तुनिष्ठ होता है, अर्थात इनका उत्तर क्या होता है? निश्चित होता है। इसके अलावा दोस्तों और अंतर है इनमें, तो देखिएगा अंतर नंबर 5, मूल्य। व्यक्तिगत
अत्यंत खर्चीला होता है। RS के इंटरव्यू 2 महीने तक चलते हैं, बहुत खर्चीला होता है और बहुत फर्नीचर की आवश्यकता होती है। इसके लिए कम खर्चीला होता है, 3 घंटे में ये हो जाता है, कम खर्चीला। स्वतंत्रता, व्यक्तिगत में स्वतंत्रता का अनुभव नहीं करता है, क्योंकि सामने कोई ना कोई बैठा ही रहता है इंटरव्यू में, तो हमेशा घबराहट महसूस होती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। इसमें व्यक्ति किसका अनुभव प्रदान या किसका अनुभव करता है, स्वतंत्रता का अनुमान करता है। यदि हम शिक्षा की दृष्टि से देखें तो व्यक्तिगत यानी इंटरव्यू, तो दोस्तों इंटरव्यू हम अनपढ़ का भी तो ले सकते हैं, अनपढ़ को भी तो बैठा कर सामने उससे कुछ भी पूछ सकते हैं और पढ़े लिखे से भी पूछ सकते हैं। यानी ये अनपढ़ और पढ़े लिखे दोनों के लिए होता है। और सामूहिक जो होता है दोस्तों केवल और केवल किसके लिए होता है, पढ़े लिखे के लिए होता है, केवल और केवल पढ़े लिखे के लिए। इसका अर्थ यह है कि जो आप कंपटीशन देते हो ये एक अनपढ़ों का नहीं लिया जा सकता, केवल पढ़े लिखों के लिए। प्रकार की दृष्टि से देखें तो पढ़े लिखे होने के कारण इसको कह सकते हैं शाब्दिक, और अनपढ़ होने के कारण इसको क्या कह सकते हैं, अशाब्दिक। यानी ये शाब्दिक भी होता है, ये अशाब्दिक होता है। ये केवल पढ़े लिखे के लिए, इसका मतलब ये किस प्रकार का हो गया, शाब्दिक हो गया। आगे देखिएगा नकल, जो इंटरव्यू होता है उसमें नकल की कम संभावना रहती है और जो सामूहिक होता है उसमें नकल करने की अधिक संभावना होती है, क्योंकि इंटरव्यू में तो केवल और केवल आप ही हो, आप ही को देख रहा, आप नकल कैसे करोगे। और जबकि सामूहिक में आगे देख लेता है, कई बार विद्यार्थी पीछे देख लेता है। मूल्यांकन की देखें तो जो सबसे श्रेष्ठतम मूल्यांकन निकल कर आता है दोस्तों, वो सबसे श्रेष्ठतम मूल्यांकन व्यक्तिगत में निकल कर आता है इंटरव्यू में। और जो सामूहिक होता है उसमें वास्तविक स्थिति या व्यक्ति के गुण दोषों के बारे में पता नहीं चल पाता है। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि जो मूल्यांकन की दृष्टि से होता है वो गुण और दृष्टि की दृष्टि से एकदम पूर्ण नहीं होता है, अर्थात ये पूर्णता नहीं कर पाता, गुण दोषों का पूर्णतः पता नहीं लगा पाता है। तो दोस्तों ये व्यक्तिगत था और एक प्रकार का क्या है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। इसके अलावा दोस्तों बुद्धि परीक्षण में 2 प्रकार के और बुद्धि परीक्षण आते हैं, एक होते हैं शाब्दिक और दूसरे होते हैं अशाब्दिक। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण उनको कहते हैं जिनमें शब्दों का महत्व होता हो, और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण उनको कहते हैं जिनमें शब्दों का नहीं बल्कि प्रतीकों का महत्व हो, बल्कि मूर्त पदार्थों का महत्व हो, बल्कि चित्रों का महत्व हो, उनको क्या कहते हैं, अशाब्दिक कहते हैं। तो देखिएगा इनमें अंतर क्या है, जो अंतर है वो है ये भाषा का। तो देखिएगा इसमें भाषा या शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं, शाब्दिक कहते हैं। और इसमें दोस्तों भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि प्रयोग किसका किया जाता, प्रतीकों का प्रयोग इसमें किसका किया जाता, चित्रों का प्रयोग किसका किया जाता, मूर्त पदार्थों का। यदि आपके हाथ में खिलौना देखकर ये आपसे पूछे कि इस खिलौने के कितने प्रयोग हो सकते हैं, इस खिलौने के कितने उपयोग हो सकते हैं, आप इसका प्रयोग किस प्रकार से करना चाहोगे, और जो व्यक्ति जितने ज्यादा फायदे बताता है या जो व्यक्ति जितने उपयोग या प्रयोग बताता है उसके अंदर बुद्धि उतनी अधिक होती है। जैसे आपको इस प्रकार का चित्र बता दिया जाता है दोस्तों, आपने भी देखे होंगे, ये इस प्रकार का एक चित्र है और आपसे ये पूछा जाता है बताओ इन दोनों चित्रों में क्या अंतर है, दोनों चित्रों में क्या अंतर है। ये 2 चित्र बता दिए और आपसे पूछा जाएगा कुल अंतर कितने हैं, तो आप बताओगे इसमें ये इधर चल रहा है और इसमें ये इधर चल रहा है। किसका प्रयोग, चित्रों का प्रयोग। ये उनके लिए होता है जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, कि पढ़े लिखे जो नहीं होते उनके लिए कौन सा, यानी अशिक्षित। तो इसका मतलब यह है कि ये शिक्षित के ऊपर भी अप्लाई किया जा सकता है, दोनों के लिए हो सकता है। जो अशाब्दिक होता है वो दोनों के लिए हो सकता है, लेकिन जो शाब्दिक होगा दोस्तों वो केवल और केवल किसके लिए होगा, शिक्षित के लिए होगा। ये प्रयोग होता है इनका। जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटे छोटे बच्चों को दोस्तों पढ़ना नहीं आता, जिनको पढ़ना नहीं आता उनके लिए ये उपयोगी नहीं है, यानी हम यूं कह सकते हैं बड़े बालकों के लिए उपयोगी, और ये छोटे बालकों के लिए उपयोगी है, छोटे बालकों के लिए उपयोगी, बड़े बालकों के लिए उपयोगी। यानी ये छोटे बालकों के लिए उपयोगी हो सकता है, इसका मतलब बड़ों के लिए भी हो सकता है, और वो केवल और केवल किसके लिए, बड़ों के लिए है। बालकों के विभिन्न प्रकार होते हैं दोस्तों, उनमें से जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि मंद बुद्धि के बालक भाषा को, या हम यूं कह सकते हैं वाक्यों को, या हम यूं कह सकते हैं विभिन्न जो शब्द हैं उनको समझने में सक्षम नहीं होते हैं। और इनमें ये सभी बालकों के लिए किया जा सकता है, चाहे बालक प्रतिभाशाली हो, चाहे मंद बुद्धि का हो, चाहे सामान्य हो, चाहे पिछड़ा बालक हो, चाहे श्रेष्ठ बालक हो।
पुस्तकीय ज्ञान, देखिएगा शाब्दिक अर्थ से पता चलता है इसमें पुस्तकीय ज्ञान का प्रभाव पड़ता है, और इसमें अशाब्दिक है यानी पुस्तकीय ज्ञान का इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका कोई अंतर नहीं नजर आता है। इसके अलावा प्रकार की दृष्टि से देखें तो ये व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों हो सकते हैं। व्यक्तिगत इसलिए हो सकता है क्योंकि शब्द यानी आप सिर्फ एक जना बैठा कर डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है, एक व्यक्ति को एक जना या एक व्यक्ति को सामने बैठा कर बताओ राजस्थान की राजधानी कहां है, तो ये शाब्दिक हुआ, आपसे वो शब्दों के माध्यम से वार्तालाप कर रहा है। इसके अलावा सामूहिक जो आप कंपटीशन देते हो वो शब्दों पर ही आधारित होता है, प्रतीकों या चिन्हों पर आधारित नहीं होता है, तो ये दोनों हो गया। और दोस्तों जो होगा ये यानी जो अशाब्दिक होता है वो सामूहिक नहीं हो सकता, वो हमेशा जो परीक्षण होता है वो कैसा होता है, व्यक्तिगत परीक्षण होता है। तो एक बार आपका इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं। देखिएगा इसके अलावा अंतर तुलना, तो देखिएगा इसमें विभिन्न व्यक्ति के जितने भी गुण होते हैं उनकी तुलना नहीं की जा सकती। आपको मैंने 10 प्रश्न लिख कर दिए और मैं कहता हूं इनके उत्तर बताओ, उन उत्तरों के आधार पर कंप्लीट व्यक्तित्व के गुणों का पता नहीं चलता कि यह बालक किस आधार का है। शाब्दिक से विभिन्न गुणों का पता नहीं चलता, और जबकि जो अशाब्दिक होता है उससे व्यक्ति के गुणों का पता चल जाता है, क्योंकि ये जो होता है ये अधिक वस्तुनिष्ठ होता है। संस्कृति, तो देखो दोस्तों जो संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है वो संस्कृति का प्रभाव किस पर दिखाई देता है, शाब्दिक पर। और जो अशाब्दिक होता है परीक्षण, यानी अमेरिका में यदि कोई परीक्षण बनाया गया जिसमें भाषा का कोई महत्व नहीं है, उस परीक्षण का प्रयोग हम कहां कर सकते हैं दोस्तों, उस परीक्षण का प्रयोग हम भारत में भी कर सकते हैं, यानी उसमें कोई संस्कृति का प्रभाव नहीं दिखाई देता है। दोस्तों यहीं पर आपके लिए प्रश्न है कि जो केटल है, केटल ने सर्वप्रथम, मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है केटल ने सर्वप्रथम संस्कृति मुक्त परीक्षण का निर्माण किया। तो दोस्तों यहां पर यह प्रश्न है कि सर्वप्रथम संस्कृति मुक्त यानी संस्कृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा किया गया, केटल के द्वारा किया गया। तो दोस्तों ये हमारे जो बुद्धि का मापन था और ये हमारा जो बुद्धि का परीक्षण था ये कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ तो जो बुद्धि वाला टॉपिक है ये बुद्धि वाला टॉपिक पूर्ण हो गया। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड में और भी सिलेबस है बुद्धि से संबंधित, और इसके अलावा सेकंड ग्रेड में भी एक नया टॉपिक आता है संवेगात्मक बुद्धि। तो दोस्तों हमने ये बुद्धि पढ़ लिया। सबसे पहले हमने बुद्धि की परिभाषाएं पढ़ी, अर्थ पढ़े, उनके क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में पढ़ा, प्रकार के बारे में पढ़ा। एक तो बुद्धि का चैप्टर है ये, और दूसरा बुद्धि के विभिन्न सिद्धांत, इसके अलावा बुद्धि के मापन, और इसके अलावा बुद्धि परीक्षण। तो दोस्तों इनमें आप याद रखिएगा कि जो छोटे छोटे बालकों के लिए जो बुद्धि का परीक्षण उपयोगी होता है वो व्यक्तिगत होता है या सामूहिक होता है। छोटे छोटे बालकों के लिए व्यक्तिगत, और शाब्दिक होता है या अशाब्दिक होता है, शाब्दिक नहीं होता है। एक बार प्रश्न आ गया था कि छोटे छोटे बालकों के लिए कौन सा बुद्धि का परीक्षण उपयोगी होता है, और इस प्रकार के दोनों का मिश्रण आता है। बताइए शाब्दिक और सामूहिक इस प्रकार से आ सकता है। तो छोटे छोटे बालकों के लिए सामूहिक और व्यक्तिगत में सबसे अच्छा कौन सा रहता है, छोटे बालकों के लिए व्यक्तिगत अच्छा रहता है, और शाब्दिक और अशाब्दिक में अशाब्दिक अच्छा रहता है। इस प्रकार के इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, अंतर पूछे जाते हैं। व्यक्तिगत और शाब्दिक जब भी पढ़े दोस्तों तो इनमें एक बात याद रखिएगा, एक तरफ आप अपने मस्तिष्क में इमेज बनाकर रखिएगा व्यक्तिगत बराबर इंटरव्यू, और जो आपका कंपटीशन होता है इसका मतलब क्या हो गया, कंपटीशन वाला जो होता है वो कौन सा हो गया, सामूहिक हो गया। शाब्दिक में पढ़े लिखे लोगों के लिए और अशाब्दिक में अनपढ़ लोगों के लिए। ये चार बातें याद रखें। इसके बाद में इनसे संबंधित यदि कोई भी प्रश्न आएगा तो दोस्तों आप आसानी से हल कर सकते हो। तो दोस्तों बुद्धि वाला चैप्टर समाप्त हो गया। कल हम 8 बजे दोस्तों एक नया अध्याय पढ़ेंगे, एक नए अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, एक बार इसको आप वापस पढ़ें, और यदि ये आपको वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो आप इसको लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। और यदि अब तक किसी ने उत्कर्ष चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों कल मिलते हैं पुनः सुबह 8 बजे। नमस्कार।
Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download Utkarsh Classes Jodhpur app from the Play Store for more PDF materials, online classroom programs and attractive combos.